होते हैं जब हमारा शरीर लगभग ये कहने लगता है कि अब आपको अस्पताल की जरूरत हो चुकी है और आपको डॉक्टर की जरूरत हो चुकी है। लेकिन जो पिछले एपिसोड में हमने बात किया, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में रहे। उन्होंने जो बातें छन कर सामने आई उसमें ये आई कि कहीं ना कहीं जो ये बीमारियां हैं जो हमें दिखती हैं, या जब तक हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं उसके पहले बीमारियां उगना शुरू कर चुकी होती हैं। बीमारी अंदर ही अंदर प्रकट होना चालू हो जाती है, जो जनरली आप नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं आपके सबसे पहले मानसिक स्तर को प्रभावित करती है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को चिड़चिड़ापन रहता है, किसी को थकान रहती है। इन सारे पहलुओं पे हम बात कर रहे थे। बात हमने भी किया कि बीमारी जो आ रही है किसी ऑर्गेन में, उसका संबंध हमारे शरीर का जो एक अदृश्य हिस्सा है, जो कि आयुर्वेद में और वैदिक विज्ञान में कहा गया है कि पंचकोशीय हमारा शरीर है, उसमें से एक भाग जो है वो मनोमय कोश का है और एक जो है वो प्राणमय कोश का है, जहां पे ऊर्जा संचालित होती है, ऊर्जा बहती है, जिसे कि आप सामान्य भाषा में करंट के रूप से भी समझ सकते हैं। ऐसा हमने पिछले एपिसोड में बात किया। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम फिर से बात करेंगे पेंडेमिक के ऊपर में, मेंटल हेल्थ पेंडेमिक। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में आ चुके हैं। डॉक्टर अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपका इस प्रोग्राम में फिर से। और हम कंटिन्यू करते हैं कल जो चैप्टर जहां छूट गया था वहीं से। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार जी। हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ पेंडेमिक की। जी। पहली बात ये समझना है कि पेंडेमिक का मतलब क्या होता है। एक होता है एंडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हो। जैसे कोविड स्टार्ट चाइना से हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पेंडेमिक हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आज की डेट में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है। पूरा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को झेल रहा है। पेंडेमिक तब होता है जब किसी चीज का इंसिडेंस और प्रेवलेंस एक सर्टेन से नंबर से ज्यादा हो जाए, और जो अलार्मिंग होता है, जहां पर गवर्नमेंट और सभी जितने भी गवर्निंग बॉडी हैं उन्हें एक्शंस लेने की जरूरत होती है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत होती है। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यस, मेंटल हेल्थ पेंडेमिक की तरह एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो सुसाइडल रेट था, सुसाइडल रेट की बात कर रहा हूं मैं, वो 12.4 हो गया 2022 में। यानी 1 लाख में 12.4 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि 2018 के कंपैरिजन में 27% इंक्रीज हुआ, 27%। हम्म। तो इतना जो इंक्रीमेंट हुआ, इसका एक बड़ा कारण कोविड भी था। लेकिन कोविड के बाद भी ये जो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। जी। तो हमने कल भी बात किया था कि मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का एक बड़ा कारण कोविड था, लेकिन कोविड के बाद जो हमारी जिंदगी में भागा दौड़ी हुई, प्रायोरिटीज, वापस फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आया, जो हम्म। उसको वापस रिकवर करने में हम भिड़ गए और हमने अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जी। और ऐसे में सब जगह पर ये मेंटल हेल्थ पेंडेमिक देखने को मिल रहा है, जिसमें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को या पर्सन को। हम्म। माइल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज, मॉडरेट मेंटल मेंटल हेल्थ इश्यूज और सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज। जी। माइल्ड में हमने बात किया था कि माइल्ड कैटेगरी वो है जहां पर पर्सन को स्ट्रेस महसूस हो रहा है, लो एनर्जी महसूस हो रही है, मूड स्विंग महसूस हो रहे हैं, अनसेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, और एक कंफ्यूजन या एक इनकॉन्ग्रुएंस सा महसूस हो रहा है। दूसरी जी। कैटेगरी थी मीडियम, जहां पर हमने महसूस किया था लोग डिप्रेशन भी महसूस कर रहे हैं, लोग एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, और एक महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मेंटल हेल्थ एक डिस्टर्ब हो चुका है। हम्म। और तीसरी कैटेगरी वो है जहां पर मेंटल हेल्थ एक मेंटल इलनेस का रूप ले चुका है, जहां पर ओसीडी, सुसाइड, सिजोफ्रेनिया, जो सीवियर डिजीज होती है, जहां पर एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है। जी। राइट ना? तो अगर हम ये देखें, माइल्ड टू मीडियम कैटेगरी जो है वो एक बड़ा चंक है, और 80% लोग इसी में फॉल कर रहे हैं। और इसके लिए लोग समझ रहे हैं कि ये कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं। जब सिम्टम्स आते हैं, यानी कि पाल्पिटेशन हो रहा है, या हार्ट बीट बढ़ जा रही है, नींद नहीं आ रही है, आईबीएस हो रहा है, या हम्म। माइग्रेन हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें लग रहा है कि ये फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम है,
फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज आ गई है और मल्टीपल टेस्ट करवा रहे हैं जहां पर टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। इतनी जी बात हमने कल की थी। जी हाँ। अब हम ये बात कहेंगे कि करना क्या होगा, ये मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें करना क्या होगा। क्योंकि जो माइल्ड और मॉडरेट है, यहाँ पर जो पीपल है या जो पर्सन है वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है भी नहीं। और कहीं हम्म ना कहीं साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक स्टिग्मा का तरह जोड़ा गया है कि लोग कहेंगे कि इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या ये पागल हो गया है, या इसको डिप्रेशन का शिकार है। हम्म तो ऐसे में यहाँ पर लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, और एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी नहीं है माइल्ड और मॉडरेट के लिए। हम्म। यहाँ पर उन्हें एक मेंटर की, एक काउंसलिंग की, एक योगा ट्रेनर की, एक स्पिरिचुअल गुरु की और कुछ क्रियाओं की जरूरत है। जी राइट। बिल्कुल। तो राइट। ये बहुत बड़ा जो चंक है मेंटल हेल्थ पेंडेमिक का, जैसे कोविड के अंदर आपको मालूम होगा, कोविड हेल्थ जो पेंडेमिक था उसमें सभी लोग घबरा गए थे और सोच रहे थे कि हॉस्पिटलाइज एडमिट हो जाए। लेकिन हम्म गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, धैर्य बना के रखें। होम क्वारंटाइन में भी आप अपने आप को कोविड से ठीक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर भी घर में अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज हम्म क्या होगा, हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में भी हमें ये ध्यान देना होगा कि हर किसी को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बहुत कम है। हम्म। अगर हम ऐसा सोचें तो वो लोग पूरे लोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना रिसोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर है ही नहीं। राइट। इंडिया ही क्या, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है, इतने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं है। हम्म अब यहाँ रोल आता है दूसरे लेवल ऑफ वर्कर का। मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो आम लोगों को जागरूक होना होगा। जैसे कोविड में एनजीओ सामने आई थी, कोविड हम्म के अंदर लोग खुद से सामने आकर पेंडेमिक को आगे बढ़ने से रोके थे, इसी प्रकार से मेंटल हेल्थ पेंडेमिक को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी को सीवियर में कन्वर्ट होने से पहले ही रोक लेना है। हम्म। यानी एक ठीक है। आइसबर्ग की तरह है ये, हम्म जो अभी नीचे का हिस्सा है वो दिख नहीं रहा है। और हम्म। टाइटेनिक ऐसे ही तो टकराया था ना, बड़ा सा बिल्कुल। पहाड़ था लेकिन लगा कि छोटा सा है। हम्म तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ पेंडेमिक जो अभी हम देख पा रहे हैं, पांडे जी आप भी महसूस कर रहे होंगे, जब आसपास लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से, बड़ों से, तो दिखता है कि मेंटली हेल्दी नहीं है। जब आप बिल्कुल। किसी वर्कर से किसी सड़क पे जाते हैं, सड़क पे देखते हैं रैश ड्राइविंग हो रही है, वो रैश हम्म ड्राइविंग क्या हो रही है, वो मेंटली हेल्दी नहीं है जो आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा है। हम कहते हम्म भी है ना, कई बार आपने देखा होगा कि आप जा हम्म रहे हो गाड़ी से, किसी ने हम्म आपको एकदम से जोर से पीछे से ओवरटेक किया और एकदम हम्म। से रैश ड्राइविंग करते हुए आपको अरे वो एक छोटा सा चिंग मार के चला गया। आपको याद होगा, अपन एक दिन शाम को जा रहे थे उधर टाटीबंग साइड पे एक प्रोग्राम के लिए। हम्म जब अपनी गाड़ी चल रही थी, तेज गाड़ी चला रहे थे, तो हम्म अचानक ही वो जो बैटरी वाला ऑटो रिक्शा होता है, वो हम्म फ्लाई ओवर के ऊपर ही राइट टर्न मार दिया था अचानक, और पीछे से ब्रेक लगाना पड़ा। हम तो चलो काफी दूर थे, लेकिन हम्म। सडनली कई गाड़ियां एक एक करके रुकनी चालू हो गई। अच्छा हुआ कोई, तो मतलब ये जो चीजें हैं, जो शायद डिसीजन नहीं है लोगों के पास में कि कब उनको किधर जाना है और कब कहाँ मुड़ भी जाना है, तो ये आप भी क्या एक कह, अरे है। पागल है क्या यार, आपने क्या कमेंट दिया था, अरे पागल हाँ, है क्या यार, मैंने वही ऐसे कोई कमेंट किया था करता कि है क्या। पागल है क्या, इसको मालूम नहीं है कहाँ मुड़ना है करके। यस। तो जब हम इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे पागल है क्या भाई। हम्म। कई बार आप देखोगे कि लोग सेल्फी लेने के लिए वो पानी बहाव के ऊपर में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, पागल है क्या भाई तू। हाँ समझ हाँ रहे हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, ही भाव जब का भी, भी। और इसी बात से मैं सोचता हूँ जागरूकता की बात है, तो अनिल जी मैं बीच बीच में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करूँ। अभी ही हमारे जगदलपुर में एक केस आया था, चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर जाकर के सेल्फी लेने की कोशिश किया था एक कपल ने, और वो नीचे गिर गया, और हम्म, पानी के अंदर में। तो ये सब चीजें हैं कि आदमी, जब आप बात करो सेल्फी सेल्फी के चक्कर में भी लोग पागल हैं, ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू ही है। मेंटल हेल्थ इशू ही है। आप देखिए, हम्म। लोग छत के ऊपर खड़े होकर, उसके हाँ ऊपर टैंकी के ऊपर खड़े होकर सेल्फी लेने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, हाँ। सड़क आप गाड़ी में देखिए ड्राइविंग करते हुए पीछे की सीट पे उल्टा बैठ के, ये करके वो करके, जो खुद हम्म। की जान को भी रिस्क में डाल रहे हैं और दूसरे की जान को भी। क्या ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। अभी वही तो, अभी एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उनका एक वीडियो आया, वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और गाड़ी ड्राइव करते करते हुए इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होकर के रील बना रही थी, और लाइव किया गाड़ी ड्राइव कर। तो लोगों ने ट्रोल भी किया उनको कि आप गाड़ी चलाते चलाते भी आप इस तरह के कर रहे हो, खुद मरोगे और दूसरे को भी मारने का संदेश दे रहे हो। दिल्ली मेट्रो के अंदर तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उल्टा सीधा लगातार काम कर रहे घटनाएं हैं। हो। यानी ये बिल्कुल। सारी चीजें
ये दिखाई दे रहा है कि लोगों का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है। जो एक सही सोच होनी चाहिए, जीवन को जीने का सही तरीका होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, और जिसकी वजह से दूसरे लोग भी परेशानी में पड़ रहे हैं। बिल्कुल। यानी जब इस प्रकार की चीजें एक नॉर्मल पर्सन देखता है तो वो कहता है पागल हो गया है क्या भाई। हम्म। एक्चुअल में सामने वाला पागल नहीं हुआ है। पागल तो उसको बोलेंगे ना जो सीवियर प्रॉब्लम में पहुंच गया, सिजोफ्रेनिया। हाँ। साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के हिसाब से ये लोग पागल नहीं है। हम्म। ये क्या है? ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हम्म। मेंटल डिजीज नहीं है, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। यानी ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, कुछ आइडेंटिटी बनाने का इश्यू चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, उसको मालूम है कि ड्रिंक करने से, गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हम्म। होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पुलिस बिल्कुल। बार बार कह रही है, रायपुर के एसपी साहब खुद बता रहे हैं कि भाई गाड़ी नहीं चलाना है, क्योंकि हम्म। आप जब गाड़ी चला रहे हो सड़क पर ड्रिंक करके, तो कई लोगों को कई लोगों की जान खतरे में जा रही है। हम्म। और मेडिकल साइंस बताती है कि हमारा ब्रेन का जो रिएक्शन टाइम है वो कई गुना स्लो हो जाता है जब हम ड्रिंक किए हुए होते हैं। तो हम्म। जैसे कोई सामने से गाड़ी आ गई तो हमारा रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, इमीडिएट ब्रेक लगा सकते हैं, हम्म। राइट। लेकिन जब बिल्कुल। ड्रिंक किया हुआ पर्सन होता है तो उसके जो ब्रेक लगाने का रिएक्शन टाइम है वो स्लो हो जाता है कई गुना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी चीज डिसीजन मेकिंग, कि कब मोड़ना है, कहां मोड़ना है, जैसे आपने उस दिन की बात कही, तो ये डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है ड्रिंक करने के बाद। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं सड़कों पर और आसपास के माहौल में, जहां पर आपको लग रहा है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रेस्ड है, कहीं ना कहीं पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न कल्चर से, जिसकी वजह से जो सही एक्शंस होने चाहिए वो नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये बात फिर शो कर रहा है मेंटल हेल्थ का। इम्पेशेंस, आप देखिए कहीं पर भी आप जाइए, अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं जहां लाइन लगी हुई है, आप देखिएगा बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेंगे, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मेरा नंबर पहले आएगा, कुछ ने बीच में से लाइन ब्रेक कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में हम हरी वरी और करी में जी रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस्ड माइंड एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है जिसे हमें समझना होगा। मान रहे हैं पांडे जी आप ये बातें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो ये आपने लास्ट वर्ड यूज किया कि लोगों का जो ये एब नॉर्मल बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस शो करता है। हम्म। रियली, आप केवल पब्लिक प्लेस में, केवल क्यूज में, किसी भी क्यू में चले जाइए, चाहे वो रेलवे का रिजर्वेशन हो, इवन आप पासपोर्ट बनवाने चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मतलब जहां पे लोग भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, ध्यान लगाने जा रहे हैं, वहां भी लोगों को लगता है कि मैं जल्दी से चला जाऊं। और इतना स्ट्रेस है लोगों के पास में कि वो पल भर भी इंतजार नहीं करना चाहते, वो चाहे यंग हो और चाहे ओल्ड एज के बात ये हो। तो राइट। इन सब, अब हम बात करें जो मेंटल हेल्थ की इतनी सारी बातें हो गई हैं, और पिछले एपिसोड में हमने ये भी बात किया कि जो मेंटल हेल्थ आ रहे इशू जो होते हैं, जिसको इजिली लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि सर, मैं अभी पिछले इसमें भी बात किया, कुछ मेरे जानकारी में भी आते हैं, और लास्ट एपिसोड में हमने बात ही किया था कल के उसमें, कि कई लोगों को इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से कई प्रकार की तकलीफें दिखती हैं, लेकिन वो उसको बताएंगे नहीं, जैसे कि उन, और वो दूसरे डॉक्टर के पास में या दूसरी दवाइयां लेके इलाज करते हैं, जैसे कि सांस फूलना एक प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने वो भी देखा कि स्ट्रेस को लेके है। दूसरा, किसी किसी को बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये भटकते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि ये कुछ चीजें मुझे तकलीफ हुआ करती थी पिछले कुछ वर्षों पहले, और उसको मैंने भी अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, मुझे भी गैस का प्रॉब्लम हो जाया करता था। मुझे ऐसा अगर स्ट्रेस आता था या ज्यादा मैं चिंता करता था, तो मुझे एक प्रकार के एस्थेमेटिक अटैक टाइप का हो जाया करता था, श्वास फूलने लगती थी, इतना होता था कि मैं करीबन 150 कदम भी चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तीसरा यह था कि जब जब मैं स्ट्रेस लेता हूँ, और आज भी है, अगर मैंने सीवियर स्ट्रेस ले लिया किसी कारण से, तो आएगा ही आएगा सब, जाता तो है नहीं कहीं, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, 2-3 दिन फिर मेरे को वो बना रहता है। पब्लिक इसे इग्नोर करती है, और अन्य मेरी ही तरह कई डॉक्टरों के चक्कर लगाती, जबकि उसका जो प्रॉब्लम था वो स्ट्रेस का था। अब मुद्दे की बात पे ये आएंगे अनिल जी, कि अगर ऐसा है स्ट्रेस, तो इसका समाधान भी तो होगा, सोल्यूशन भी तो होगा कुछ कुछ। राइट। अब यहाँ पर हम समाधान बात करेंगे तो मैं फिर अगेन कहना चाहूंगा, समाधान, हर चीज का समाधान गोली और इंजेक्शन नहीं है।
हर चीज का समाधान गोली और इंजेक्शन नहीं है। गोलियां शरीर पे काम करती हैं, मन पे नहीं, क्योंकि स्ट्रेस मन से आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज मन से आते हैं। मन आपके सॉफ्टवेयर है। मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, जितना मैंने नॉलेज गेन किया जी। बॉडी का, माइंड का, सोल का, स्पिरिचुअलिटी का, तो मुझे और वैदिक विज्ञान का एक बात समझ में आई कि हमारी फिजिकल बॉडी एक मशीन है, ब्यूटीफुल मशीन। कितनी बड़ी मशीन? 60 ट्रिलियन सेल्स। 60 ट्रिलियन सेल की एक मशीन है ये। और ये 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये ऐसे बिखरे हुए नहीं पड़े हैं। इसमें क्या बना हुआ है? सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यानी कि 60 ट्रिलियन सेल एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे सेल टिश्यू ऑर्गन बन रहे हैं, ये हमारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट है इस मशीन के। और ये इतनी ब्यूटीफुल मशीन है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है कि ह्यूमन बींग या साइंटिस्ट इसे दोबारा नहीं बना सकते। आज देखिए, आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण नहीं हो पाया, आर्टिफिशियल ब्रेन का निर्माण नहीं हो पाया, आर्टिफिशियल लीवर नहीं बन पाया। यानी ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इन्हें डोनेट ही करना पड़ता है किसी लिविंग ऑर्गन से। यानी कि जो ब्रेन डेड लोग होते हैं, वहां से अपन ऑर्गन लेके दूसरे पर्सन में इम्प्लांट करते हैं। आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट कर पाए। बिल्कुल समझ रहे हैं बात? अब यानी बिल्कुल। इसको इस तरीके से अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझें, बॉडी एक हार्डवेयर है, एक मशीन है, ब्यूटीफुल मशीन है, जिसके अंदर छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं। जैसे हार्ट एक टुल्लू पंप है, स्टमक जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, किडनी फिल्टर की तरह काम करती है, आइज कैमरा की तरह, और ईयर एक ईयरफोन की तरह। कुछ भी समझिए। लेकिन इन सारी मशीनों को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कंप्यूटर। ब्रेन का कंप्यूटर मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, जो मेमोरी पावर है, वो 1000 जीबी है। 1000 जीबी? जीबी एक न्यूरॉन की। राइट। और 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास में है, तो कितना बड़ा मेमोरी स्टोर हमारे पास में है। इसमें से अपन शायद 15 से 20% ही लाइफ लॉन्ग यूज कर पाते हैं। बिल्कुल। अब ये कंप्यूटर पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी तक दवाइयां, इंजेक्शन, पिल्स ब्रेन और कंप्यूटर पे या बॉडी पे, हार्डवेयर पे ही काम करती हैं। जो मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर कौन है? माइंड। माइंड सॉफ्टवेयर है। प्रॉब्लम स्ट्रेस माइंड का है। मेंटल हेल्थ इश्यूज माइंड के हैं। वहां पर इंजेक्शन और पिल काम नहीं करेगा। इंजेक्शन और पिल जो माइंड के प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस के प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए कोई घबराया हुआ है, किसी को डर लग रहा है, इनसिक्योर फील हो रहा है, पाल्पिटेशन होना शुरू हो गया, बीपी बढ़ गया, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए और पाल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इंजेक्शन या टेबलेट दे सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद तो ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर उसको स्ट्रेस आएगा, फिर उसका बीपी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जब तक आप उसके माइंड के सॉफ्टवेयर के अंदर में स्ट्रेस नाम वर्ड को ठीक नहीं करते, तब तक बॉडी में कितना भी दवाई देते रहे, गड़बड़ चलेगी। शुगर बढ़ने का आज एक बड़ा कारण मेंटल स्ट्रेस है। तो कितना भी शुगर की दवाइयां अपन बढ़ाते रहे, एक के बाद दूसरी मेडिसिन ऐड करते रहे, लेकिन जब तक अपन मेंटल इमोशनल स्ट्रेस को खत्म नहीं करेंगे, तब तक शुगर ठीक हो ही नहीं सकता। राइट? राइट। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि क्या हम केवल इतना सही सॉफ्टवेयर हैं? यानी कि ब्रेन, कंप्यूटर, बॉडी हार्डवेयर, मशीन, और एक माइंड का सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और आपको रोकूं, पब्लिक को शेयर करते चले जाएं। माइंड की जब आप बात करके स्ट्रेस की बात हो, जब आपने दो बड़ी जो लाइफ स्टाइल डिसीज है जिसको माना जा रहा है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इसको जब आप मन से जोड़ रहे हैं, स्ट्रेस से जोड़ रहे हैं, और आज ये डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि आपका जो ये सारा परेशानी है वो स्ट्रेस की वजह से है। डॉक्टर साहब, जिसको भी ये दवाई दी जाती है, एक बार किसी को ये रोग लग गया डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का, तो कहते हैं अभी आपके मरने के साथ ही जाएगा, हटता नहीं है। और सर एक और, मैंने ये ठीक है चली जाती, मगर कभी किसी को ये नहीं देखा कि जिसको अगर दवाई दी गई है तो उसी का डोज वैसा का वैसा ही लाइफ लॉन्ग बना रहे। होता यह है कि धीरे धीरे उसके डोजेस भी बढ़ते जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो और चाहे हाइपरटेंशन का है। और उसके पीछे मैं जब एक बार ऐसी चिंतन कर रहा था और लोगों से बात किया, तो मुझे समझ में ये आया कि लोग दवाई, जिस दिन से उनको डॉक्टर ये बताते हैं कि आप डायबिटीज के शिकार हो गए हो या आपको हाइपरटेंशन हो गया है, तो वो और उसके आसपास के लोग उसे कम से कम दिन भर में 50 बार ये एहसास कराते हैं कि तुम आप डायबिटीज के रोगी हो, तुम शुगर के बीमार हो, तुम हाइपरटेंशन के या बीपी के मरीज हो।
सर ये कारण है सर, उसकी उसकी जो दवाइयां हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। पांडे जी, आप मुझे एक शेयर करने का परमिशन दीजिए, तो मैं आपके हाँ। साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा और आपकी जवाब का, आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक पावर पॉइंट के द्वारा देना चाहूंगा। मैं आपको जो हम बात कर रहे हैं वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की। हाँ। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये तीन मेजर सिस्टम बॉडी के, ये हमारे हम्म। साइकी के साथ जुड़े हुए हैं। साइकी, साइकी मतलब हमारा माइंड, माइंड मतलब सॉफ्टवेयर, माइंड मतलब, हम्म। माइंड मतलब क्या, माइंड मतलब आपके थॉट्स एंड इमोशन। जी। ठीक है। ये मैंने आपको आपको दे हाँ, दिया है। मुझे मिल गया, परमिशन मिल गया। और देखिए, शायद मैं आपको स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ। हम्म। हाँ। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी स्क्रीन, यस यस। ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बताता है कि हमारा नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तीनों किससे जुड़े हुए हैं? हमारे सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर मतलब माइंड, माइंड हम्म। मतलब थॉट्स एंड इमोशन। ठीक है। साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी की फंक्शनिंग, साइकोलॉजी मतलब माइंड की फंक्शनिंग, दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल कन्वर्सेशन है। हम्म। माइंड बॉडी इंटरेक्शन, ये जो अभी लेटेस्ट फील्ड है, माइंड बॉडी इंटरेक्शन, माइंड एंड बॉडी आर वन। हम्म। माइंड को आप ब्रेन मत समझिए, माइंड हम्म। मतलब आपके थॉट्स और इमोशन जो सॉफ्टवेयर है, और बॉडी मतलब आपका हार्डवेयर। हम्म। जो चीज आपके माइंड में चलती है वही आपके बॉडी की एक एक सेल सुनती है। हम्म। जैसे एग्जाम का डर होता है तो उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, पेट में बटरफ्लाई होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। कैसे होना शुरू हो गया? अब जब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे एग्जाम का नाम सुना, उसके ब्रेन के अंदर में कुछ केमिकल प्रोड्यूस हुए, जिससे जो स्टमक था उसके अंदर में कुछ रिएक्शन हो गई, कुछ केमिकल हम्म। प्रोड्यूस हुए और जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, गुड़गुड़ होना शुरू हो गया। हम्म। कुछ लोगों को डर की वजह से यूरिन हो जाता है या मोशन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यानी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इमीडिएट ये हुआ, जबकि ब्रेन में कोई आपने दवाई नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, बॉडी हम्म। वैसी की वैसी थी, विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो गया। हम्म। इसी प्रकार से जब हमको टेंशन आती है तो पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हमें ये समझना है कि जब साइकोसोमेटिक डिजीज के अंदर में एक लेवल और ऊपर चलना है, हम्म। अगर हमारा माइंड लगातार लंबे समय से डरा हुआ है, हम्म। हमारा माइंड लगातार लंबे समय से डरा हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डर जाएगा। ओके। यानी माइंड और बॉडी, ये देखिए, ये जैसे पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तीन हम्म। ब्रेन होते हैं, एक थिंकिंग ब्रेन सबसे ऊपर का हिस्सा, उसके हम्म। बाद फीलिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन बीच का हिस्सा, और नीचे का एग्जीक्यूटिव ब्रेन जो बॉडी के साथ जुड़ा मतलब हुआ ये होता है। ये वाला भाग जो है ये थिंकिंग ब्रेन है। हाँ, ये जो जो तीन ऊपर का पार्ट है, जो जिसमें ऊपर का पार्ट। गायरस और सर्कस है, बोलते हैं ना कि आपका थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाँ इंटेलिजेंट हाँ। पर्सन है, तो उसका थिंकिंग ब्रेन डेवलप होता है। कुछ लोग राइट। इमोशनल होते हैं, बोलते हैं ना हाँ। कि यार ये थोड़ी थोड़ी बात पे इमोशनल हो जाता है, उसका इमोशनल ब्रेन हाइपर रिएक्टिव होता है। हम्म। और तीसरा जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है वो बॉडी के साथ जुड़ा होता है। जो भी अच्छा, थॉट्स ये आएंगी, वाला। पहले हम्म। थॉट आती हैं, फिर इमोशन आती हैं, और फिर उसका इफेक्ट बॉडी पे होता है। हम्म। जैसे अभी मैंने आपको कुछ मान लो उल्टा सीधा बोल दिया, हम्म। तो आपको अच्छा नहीं लगा, हम्म। आपके माइंड में थॉट आई, यार ये तो सर ठीक नहीं बोल रहे हैं, यार मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आपने एक नाम जोड़ दिया, इंसल्ट। इंसल्ट जैसे ही जोड़ा तो हम्म। आपने फील कर लिया कि हाँ यार ये तो गड़बड़ हुआ, और जैसे ही फील किया तो आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन आएगी, और आपके हम्म। ब्रेन में फिर मल्टीपल थॉट्स आने शुरू होंगे, और आप फिर उल्टा सीधा आप भी बोलेंगे, और हो सकता है कि आप खड़े होकर मुझे पंच भी कर दे। हम्म। यानी सही ये है। हुआ ब्रेन बॉडी इंटरेक्शन। लेकिन इस ब्रेन और बॉडी के साथ माइंड जुड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रोसेस कहाँ है? थॉट कहाँ पे आती है? माइंड में। माइंड पे। माइंड से फिर थिंकिंग ब्रेन में जाती है, थिंकिंग ब्रेन से फिर इमोशनल ब्रेन में, और इमोशनल ब्रेन से नीचे एग्जीक्यूटिव ब्रेन में। हम्म। तो हमारे बॉडी का एक एक चीज सुनता है। ये एमिगडाला ये जज करता है कि हमारे बॉडी को करना क्या है। एमिगडाला ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, समझ लीजिए। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है बॉडी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में, एमिगडाला। और हम्म। स्ट्रेस में क्या होता है? जब ये एमिगडाला को डेंजर फील होता है, इस एमिगडाला के पास दो ही चीज होती है, या तो ये बोलता है ऑल इज वेल, और जब ओके। ऑल इज वेल फील करेगा ये, तो बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड में रखेगा, बॉडी के सारे हार्मोन, सब केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल रिएक्शन, सारी चीजें और नॉर्मल वे में चलेंगी।
लेकिन अगर इसने डेंजर फील किया, इनसिक्योर फील किया, फियर फियर फियर, ऑल इज नॉट वेल, तब ये इमीडिएट बॉडी के अंदर में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। सिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब आपकी बॉडी को इमरजेंसी डील लगेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ डर है, और उसके लिए कॉर्टिसोल क्रिएट होना शुरू होगा। जैसे ही कॉर्टिसोल क्रिएट होगा तो बॉडी की जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो हाथ और पैरों में बढ़ जाएगा। हाथ और पैरों में किस लिए? ताकि आपको वहां पे पंच करना है, भागना है, या दौड़ना है, या लड़ाई करनी है। जो इंटेस्टाइन का ब्लड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब खाना नहीं खाना है पर्सन को, उसको दौड़ना है। तो इंटेस्टाइन का ब्लड फ्लो कहाँ चला गया? पूरा का पूरा हाथ पैरों में। ब्रेन का ब्लड फ्लो भी हाथ पैरों की तरफ चला गया। उस दौरान डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। क्या क्षमता बढ़ जाती है हमारी? दौड़ने की, लड़ने की, बस इतनी क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर? राइट, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत उम्दा यानी बात। जब भी हम स्ट्रेस में आए, एक एमिगडाला ने हमें क्या किया? माइंड ने एमिगडाला को सिग्नल दिया कि ऑल इज नॉट वेल, सम डेंजर डेंजर डेंजर। और एमिगडाला ने तुरंत जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन था, एड्रिनल ग्लैंड थी, उसको एक्टिवेट कर दिया। और एक्टिवेट करने से पूरी बॉडी के अंदर इमरजेंसी मोड आ गई, सारे बॉडी के ऑर्गन्स इमरजेंसी मोड में आ गए। और इंटेस्टाइन को, यानी स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ब्रेन को, तीनों को ब्लड फ्लो कम हो गया। क्योंकि वहां ना तो उस पर्सन को उस समय स्ट्रेस के समय रिप्रोडक्शन करना है, ना ही कोई क्रिएटिविटी करनी है, ना ही उस दौरान उसे कुछ सोचना है बहुत ज्यादा, और ना ही उसे फूड खाना है। उसको क्या चाहिए उस समय? पूरी बॉडी की एनर्जी आपको लड़ने में या बचने में लगानी है। और ये अच्छा भी होता है जब एक्चुअल की इमरजेंसी आती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, जो एमिगडाला है वो बेसिकली असली और नकली में डिफरेंस नहीं समझता। असली और नकली में डिफरेंस नहीं समझता। मान लीजिए रात को आप अपने घर में एंटर किए और एक रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी पे पैर रखा, और आपके माइंड ने उसे क्या समझ लिया? सांप समझ लिया। तो एमिगडाला को सांप ही समझ में आएगा, और समझने के बाद बॉडी में वैसा ही रिएक्शन होगा जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल सांप के ऊपर पैर रख दिया। मान लीजिए आप घर में एंटर किए, किसी ने नकली वाला एक जो वो आता है प्लास्टिक का कुत्ता रखा हुआ है बड़ा सा, और आपने उसे ओरिजिनल समझ लिया। आप उतनी ही तेज दौड़ेंगे जितना नॉर्मल दौड़ते थे। तो समझने का काम किसने किया? माइंड ने, ब्रेन ने नहीं। ब्रेन का काम तो रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपके माइंड में इतनी क्षमता है कि ये ओरिजिनल कुत्ता है या नकली कुत्ता है, इसको आप पहचान सकें, ओरिजिनल की रस्सी है, ओरिजिनल का सांप है, या नकली की रस्सी है, ये किसको पहचानना है? माइंड को। माइंड को। और आज के समय में क्या हो रहा है? जो हमारा माइंड है वो स्ट्रेस्ड है। यानी आज हम जब ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम शटडाउन होना चाहिए और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए। सिंपैथेटिक का मतलब है फाइट एंड फ्लाइट, ये इमरजेंसी मोड है। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है, देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से ऐसे होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल। और ये देखिए दो स्ट्रेस, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक, देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड। मतलब हमारी बॉडी एक वेलनेस की मोड में चलेगी, हमारे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस नॉर्मल होंगे, हमारी बॉडी की कैपेसिटी हील करती रहेगी, जो भी चीजें डैमेज हो रही है अपने आप ठीक करती रहेगी, ग्रोथ एंड रिपेयर होता रहेगा। राइट। ग्रीन लाइट है ये, ग्रीन लाइट। ठीक है। और 90% बॉडी को इस स्टेज में रहना चाहिए, 90%। ओके। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है 10%। जब भी आपको इमरजेंसी आएगी, बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी मोड लगा हुआ है, इमरजेंसी बटन, तो उस दौरान क्या होगा? इमीडिएट आपका जो है सारी चीजें फाइट फ्लाइट मोड में चली जाएंगी, जो मैंने अभी बताया, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्रेन का ब्लड फ्लो कम, इंटेस्टाइन का ब्लड फ्लो कम, और आपके जो बाकी नॉर्मल फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रिएटिविटी, सब शट डाउन मोड में चले जाएंगे। भाई इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, और उस ऑफिस में जब मान लीजिए कि उस ऑफिस में एक इमरजेंसी बटन लगा होगा, जब भी कोई फायर फाइटिंग होगा या कुछ होगा, तो वो बटन दबाया जाएगा और सब के सब एकदम से एक्टिव मोड में आ जाएंगे। उस समय नॉर्मल काम रुक जाएगा, ना कोई कस्टमर से डीलिंग होगी, ना कुछ होगी, और पूरा का पूरा ऑफिस हाइपर एक्टिव मोड में आके सेविंग मोड में आ जाएगा इमरजेंसी को डील करने में। लेकिन ये बताइए बाकी टाइम ये इमरजेंसी हॉस्पिटल में या ऑफिस में कितनी बार होती है साल भर में? हेलो। हाँ, ऑफिस में या किसी भी जगह पर इस प्रकार की इमरजेंसी मोड साल भर में कितनी बार एक्टिवेट होती होगी?
10% से भी कम होना चाहिए, लेकिन वो इमरजेंसी मोड के लिए सिस्टम बनाया गया है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम इसी लोग प्रकार अपने ऑफिस में या बिल्डिंग में फायर का कंट्रोलिंग का सिस्टम लगा के रखते हैं, अलार्म सिस्टम लगा के रखते हैं। यूज तो मेरे ख्याल से साल में एक बार भी नहीं होता वो। राइट। और इसका डिसीजन किसके पास होता है कि जो भी एक सिक्योरिटी गार्ड है या वो है, वो देख के कि फायर लग गई है और वो हाँ। उसको जैसे ही ऑन करेगा सभी लोग अलर्ट मोड में आ जाएंगे, सारे रूटीन काम रुक जाएंगे। एग्री। हम्म हम्म इसी प्रकार से बॉडी है, और बॉडी का जो ये अलार्मिंग सिस्टम का कंट्रोल है वो एमिगडाला। एमिगडाला ये देखता है ऑल इज वेल और ऑल इज नॉट वेल। मतलब अमिगडाला जो है वो कुल मिलाकर के हमारे जो मन और ब्रेन है इनका चौकीदार है, यस, समझ लो तो। बीच का एक मीडिएटर है। मीडिएटर है। मन मन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास और बॉडी के पास भेजता है, और ये हम्म डिसाइड करता है ऑल इज वेल और हम्म ऑल इज नॉट वेल। नॉट वेल, राइट। अब जब जब इसे ऑल इज नॉट वेल समझ में आएगा तो ये क्या, कौन सा बटन दबाएगा, रेड वाला बटन। और रेड वाला बटन दबेगा तो क्या होगा बॉडी के अंदर में, इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड में जब भी इमरजेंसी मोड होगी तो नॉर्मल काम हट जाएंगे। नॉर्मल काम बॉडी के क्या है, फीड एंड ब्रीड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हील एंड ग्रो, ग्रोथ एंड रिपेयर, क्रिएटिव थिंकिंग, रिप्रोडक्शन। समझ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जितनी बार सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट होगा, फाइट एंड फ्लाइट, हम्म उस समय कुछ भी नॉर्मल चीजें नहीं हो पाएंगी। हम्म अब क्या हो रहा है, अब ये जो एमिगडाला है ये हाइपर रिएक्टिव हो गया है आजकल लोगों का। अच्छा। हाइपर रिएक्टिव, छोटी छोटी बात पे इसको लग जाता है ऑल इज नॉट वेल, और इमीडिएट इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देता है। हम्म हमारा जो माइंड है वो हाइपर रिएक्टिव हो गया है। जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं और न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कि अरे आज रायपुर में 4 चाकू चाकू की घटना हो गई, तो हमारा माइंड एकदम से सोचता है अरे ये तो मेरे साथ भी तो हो सकता है, मैं तो उसी रास्ते से गुजरता हूँ। और इमीडिएट बॉडी के अंदर में सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट हो गई। हम्म इसी प्रकार से जब आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने एक एक्सीडेंट देखा तो इमीडिएट आपको भी लगता है अरे ये तो डेली का होने शुरू हो गया है, मुझे भी तो डर लग रहा है, मेरे साथ भी तो हो सकता है। सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट हो गया। ऑफिस में पहुंचे, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और आपको आपका बगल वाला एम्प्लॉय कुछ कानाफूसी कर रहा है, आप सोच रहे हैं ये तो मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रही है। इमीडिएट एमिगडाला ने कहा ऑल इज नॉट वेल, सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट। जब ठीक। किसी का प्रमोशन हुआ और आपने देखा कि अरे मेरा प्रमोशन तो होना चाहिए था, इसका मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, फिर अगेन आपका माइंड आपको बतवाता है ऑल इज नॉट वेल। जब आप घर वापस आते हैं, सोते हैं, सोने के बाद माइंड बंद हो जाना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिवेट हो जानी चाहिए। लेकिन उस समय भी जब हम सोच सोच कर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये सारी दुनिया का फ्रस्ट्रेशन जो हम रात को बैठ के सोचते हैं, अगेन हमारी सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट हो रही है। और ये सिंपैथेटिक मोड में 3 चीजें होंगी। सबसे पहले बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर का मेन कारण है सिंपैथेटिक का ओवर एक्टिवेशन। और जब भी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेट होगा तो उस दौरान बॉडी को लड़ने के लिए या भागने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। तो बॉडी के जो इंटरनल रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपके ब्लड शुगर बढ़ जाए। अगर आपके पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, भालू पड़ा हुआ है, और आप उस दौरान अपना ब्लड का एक सैंपल लेके देखें तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा होगा। चाहे आप डायबिटिक हो या चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि उस दौरान बॉडी ने इस तरीके से आपके ब्रेन को, आपके सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है, जो ग्लूकोज है पूरा ब्लड के अंदर रहे, ताकि आपको उस इमरजेंसी से डीलिंग करने में मदद मिले। ताकत, आपको ताकत भी मिलेगी दोनों चीजों ताकत से। मिलेगी। मेटाबॉलिज्म इस तरीके से हो रहा है। मेटाबॉलिज्म लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब यही चीज जब आजकल असली के शेर, चीते, भालू आपके पीछे नहीं पड़ते। आजकल कोई डॉग आपको नहीं भगाता है, लेकिन आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके डर, आपके इमेजिनरी फोबियाज आपको हमेशा भगाते रहते हैं। नकली के शेर, चीते, भालू हैं। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से कम सफेद कैसे, मेरी गाड़ी उसकी साड़ी से, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से छोटी कैसे, मेरा बंगला उसके बंगला से बड़ा क्यों नहीं, मेरा प्रमोशन उससे पहले क्यों नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेगेटिव न्यूज सुन के आपको लगता है कि मेरे साथ भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड मी सेंटर्ड है। मी सेंटर्ड जब भी कुछ देखेंगे तो सबसे पहले बोलेगा मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। राइट ना? राइट, बिल्कुल। तो ये बड़ा कारण है शुगर और बीपी का। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल अगला बिल्कुल कारण, बिल्कुल। अब अगला कारण और देखेंगे, ओबेसिटी का। अब जब स्ट्रेस आता है तो आपका जो बॉडी है, जब भी आपको स्ट्रेस फील होगा
तो बॉडी को लगेगा कि इसके पास शेर चीता भालू बार बार आते रहते हैं, एमिगडाला को फील हो रहा है कि ये तो यार इसके पास इमरजेंसी मोड के लिए बहुत सारा बार बार ये इमरजेंसी मोड इसको चाहिए होती है। तो वो हम्म फैट को स्टोर कर लेता है, जो भी आप खाना खाते हैं उसके से ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, हम्म ताकि बॉडी के अंदर में फैट इकट्ठा रहे और जब भी इमरजेंसी लगेगी तुरंत तुरंत इसको ग्लूकोज दिया जा सके। जी तो इसीलिए स्ट्रेस की वजह से तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ओबेसिटी। हम्म, क्लियर हुआ ये चीजें? बिल्कुल, इसीलिए अच्छा हाँ, तो ये ये दो चीजें, स्ट्रेस जिसको है उसको शुगर भी होता है और उसका ओबेसिटी भी कई लोगों को दिखता है और लोग और बोलते हैं। हाइपरटेंशन भी। हाइपरटेंशन तो कॉमन है, हमने दो बातें की ही थी, बिल्कुल। तो तीन बीमारियां एक्सप्लेन हो गई जो आज की लगे समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। पेंडेमिक इसे भी कहा जा रहा है। हाँ, अभी आगे भी चलते हैं। अब जी। लोग कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, ये तीन बीमारियां तो हो गई स्ट्रेस इंड्यूस्ड, लेकिन हम्म एलर्जीज क्या स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं? क्या ऑटो इम्यून डिजीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं? हम्म तो ये देखिए, होम्योस्टेसिस जो होता है पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक के बीच में, 90% टाइम पैरासिम्पेथेटिक होना चाहिए, 10% टाइम सिंपेथेटिक। लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है? 90% सिंपेथेटिक, 10% पैरासिम्पेथेटिक। ठीक है। अब आगे देखेंगे, हरी वरी और करी में हम जी रहे हैं, राइट? हम्म हम्म ये आपने हाइपरटेंशन, ओबेसिटीज और डायबिटीज का कारण समझ लिया। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि ये जो इम्यून सिस्टम है जो हमारा बॉडी का, ये जो भी आपने ओबेसिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और ब्लड डायबिटीज इसको समझा, ये हुआ नर्वस सिस्टम के थ्रू, हम्म साइकी से नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। हम्म लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ साइकी से हमारा इम्यून सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। जब जब हमारा माइंड डरा हुआ रहेगा हमारा इम्यून सिस्टम भी डर जाएगा। हम्म, क्लियर हुआ ये बात? ठीक। यानी माइंड अगर डिप्रेशन में है, डाउन है, तो हम्म इम्यून भी डाउन हो जाएगा। इम्यून का डाउन होना मतलब इम्यूनिटी डाउन हो जाना। हम्म ये उसी प्रकार से होता है। इम्यून सिस्टम हमारे अंदर का एक आर्मी है, हम्म आर्मी जो बाहर हम्म के इन्फेक्शन से रोकता है। हम्म अगर आर्मी का जो चीफ है वो है साइकी, माइंड, हम्म, अगर आर्मी का चीफ डरा हुआ है दुश्मन से, तो कहीं ना कहीं आर्मी का पूरा मनोबल गिर जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ही हमारा साइकी माइंड डरा हुआ रहेगा हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और कोरोना में हमने देखा बहुत सारी डेथ हम्म, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना के डर की वजह से हुई। जी, एब्सोल्युटली लोगों ने राइट है। बहुत सारा वो खाया, इम्यून बूस्टर खाया, मेडिसिन खाई ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे, लेकिन डर की वजह से इतने डर गए कि हम्म इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई कि हम्म कोरोना ने फिर पकड़ ली। जी। कोरोना एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि कोरोना नहीं था, एक्चुअल में कोरोना था। हम्म मतलब एक वायरस था जो बॉडी के अंदर में चेंजेस ला रहा था, लेकिन हम्म जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ, और जिनकी इम्यूनिटी सही थी लेकिन वो डर गए तो इम्यूनिटी लो हो गई। हम्म, ये क्लियर हुआ? यानी बिल्कुल। जब भी दूसरा आपको एग्जांपल देखोगे कि जब भी आप डरे हुए होते हैं, जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस, हम्म तो हम्म आपको सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेती जी। है। सभी के साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, मैं सभी की हम्म, बात, बिल्कुल। है ना? और जब आप मस्त मौला होते हैं, खुशी के माहौल में होते हैं, चाहे कितने भी लोग आसपास में छींक खांस रहे हो, आपको सर्दी खांसी नहीं पकड़ता। हम्म जब हम कहीं शादी के ब्याह के मौसम में जाते हैं, कई लोग छींकते खांसते रहते हैं, लेकिन उस समय हम्म, हमारा मूड खुश रहता है और अपने को कोई सर्दी खांसी नहीं पकड़ता। जी। इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड के हैप्पीनेस लेवल और स्ट्रेस लेवल से है। हम्म दूसरी बात, जब भी हमारा माइंड कंफ्यूजन में रहेगा, हम्म नहीं, जब भी हमारा माइंड तुनक मिजाज हो जाएगा, तुनक हम्म मिजाज, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव। ठीक। तुनक मिजाज का मतलब छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देना, हम्म तो हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हम्म मतलब हाइपर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम मतलब क्या? हाई इम्यून सिस्टम छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया, और एलर्जीज, खुजली होना शुरू हो गया, स्नीजिंग होना शुरू हो गया, हम्म रेडनेस आनी शुरू हो गई, आंखों में खुजली, सिर में खुजली, छींके ज्यादा आना, छोटी छोटी चीजों पे, कभी धूल का रिएक्शन, कभी केला खाने से रिएक्शन, कभी खाना खाने से रिएक्शन। और लोग कहते हैं कि सर मेरे को इस चीज की एलर्जी हो गई है, कोई बोलता है धूल की एलर्जी है, कोई बोलता है सर मेरे को फूड की एलर्जी है, कोई बोलता है सर मेरे को सेब से एलर्जी है, कोई बोलता है मेरे को केले से एलर्जी है। हम्म, अरे भाई, और लोग एलर्जी के टेस्ट भी करवा रहे हैं, 1,000 बिल्कुल। टेस्ट, 1,000 हम्म, चीजों का टेस्ट करवा के देख रहे हैं क्या क्या चीज से एलर्जी, और क्या क्या छोड़ भी दे रहे हैं, ये भी छोड़ दूं वो भी छोड़ दूं। सही मैं है। कहता हूं पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि किन लोगों से आपको एलर्जी है, लाइफ की किन परिस्थितियों से एलर्जी हो रही है। एक्चुअल में हाँ। हो ये रहा है
कि माइंड में एलर्जी हुई पड़ी है जीवन की परिस्थितियों से और कुछ लोगों से। जैसे ही उन लोगों को देखते हो, उन परिस्थितियों को झेलते हो, तो माइंड हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, और माइंड हाइपर रिएक्टिव हुआ तो इम्यून सिस्टम भी रिएक्टिव, और वो छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करना शुरू कर देगा। डस्ट में गए तो डस्ट से रिएक्शन, केला खाए तो केले में रिएक्शन, किस रिएक्शन से बचोगे? बिल्कुल। तो कहाँ ठीक करना है? मन पे, यानी मन कि पे, दस्तक कहाँ देनी है? मस्तक पर। मस्तक पर। बिल्कुल। मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, मस्तक पर दस्तक दें, ठीक सब, यहीं से होना है। क्योंकि तो बिगड़ा भी कहाँ से है? बिगड़ा भी मन से ही है, इसे मस्तक ने ही बिगाड़ा है, इस मन ने ही बिगाड़ा है। समझ में आ रहा है ना कैसे बिल्कुल। बिगाड़ता है ये मस्तक? जी। क्योंकि मस्तक के अंदर क्या रहता है? मन, मस्तिष्क, मशीन। माइंड भी हम्म। यहीं पर है, ब्रेन भी यहीं पर है, और बॉडी पूरी मशीन इन दोनों से संचालित है। बिल्कुल। ये मेडिकल डॉक्टर, एक मेडिकल डॉक्टर, एक एनएलपी मास्टर, यानी एनएलपी भी सीखने के बाद और हम्म। वैदिक विज्ञान सीखने के बाद ये बातें बोल रहा हूँ। पहले मैं भी कंफ्यूजन में रहता था, ये माइंड का और बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। जब मैंने सारा पढ़ा, समझा, एनएलपी सीखा और बॉडी का विज्ञान समझा, सारा समझने के बाद ये कंपाइल करके इसका निष्कर्ष निकला, और ये बात बिल्कुल सही है। और आज मैं हम्म। इन साइंसेस को अपने पेशेंट्स पे भी यूज कर रहा हूँ। बहुत सारी एलर्जीज ऐसे ही ठीक हो जा रही हैं, बहुत सारे जी। इन्फेक्शन केवल माइंड की प्रोग्रामिंग से ठीक हो जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनिल। आज फिर समय इजाजत मांग रहा है, 10:50 हुए हैं। और आज जिस तरह का प्रेजेंटेशन दे करके आपने समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ समझ में आएगा। और अब समझ पा रहे हो कि जो उनकी बीमारी है, वह बीमारियां शारीरिक रूप से कम है, उनका मेन जो जड़ है वो कहीं ना कहीं मन के पास में है। तो मन को समझना होगा। मन को समझने के बाद मन को सही व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास भी करना होगा। तो अगले एपिसोड यानी कल शनिवार को हम फिर रहेंगे। रविवार भर हम नहीं रहते हैं, शनिवार को हम फिर रहेंगे और इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि अभी मेंटल हेल्थ पेंडेमिक के ऊपर में ये चर्चा हमारी कल भी जारी रहेगी। आज हमने समझा है कि मन दो ही भाषा समझ रहा है। इस भाषाओं को और भी विस्तृत रूप से हम आगे आने वाले प्रोग्राम पे लेके चलेंगे, मन पे पूरा विज्ञान आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल इतना ही समझना है कि मन जो है, वो जो देखता है उसके हिसाब से वो अपना एक फ्रेम बनाता है। जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया कि रास्ते में पड़ी रस्सी को देख करके आप सांप समझते हो, और जैसे ही मन उसको सांप समझा, झूठ मूठ का समझा, लेकिन जो ब्रेन बैठा था, ब्रेन ने उसको जब एक्टिवेशन में लाया, तो उसके अंदर में उसने सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन कर दिया, जो कि एक इमरजेंसी का सिस्टम है। डॉक्टर अनिल, चलते चलते एक बात और पूछूंगा, क्योंकि जो आपका जो सेंटर है पॉजिटिव हेल्थ जोन, क्या यहाँ पे ये परीक्षण हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सिंपैथेटिक ज्यादा चल रही है या पैरासिम्पैथेटिक? बिल्कुल। तो पांडे जी, ये जो बातें हैं, इन हम्म। बातों को केवल बातें ही बातें नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हमने पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच बनाई है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, मॉडर्न मशीनें, जिससे आप ये समझ सकते हो कि मैं कितना हैप्पी हूँ। पहला है हैप्पीनेस मीटर, जहां ओके। पर आप देख सकते हैं कि कितने हैप्पी हैं आप। ग्रेडिंग, हम्म। स्कोरिंग मिलेगा आपको मशीन से। हम्म। गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस बेस्ड डिवाइसेस, हैप्पीनेस हम्म। स्टेथोस्कोप। दूसरी मशीन जीडीवी और वेदा पल्स, जिसके द्वारा आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो। हम्म। तीसरी मशीन, जिसके द्वारा आप अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस जान सकते हो। चौथी मशीन, जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हो कितने परसेंट अलाइनमेंट हैं अंदर के, कितनी हम्म। परसेंट गड़बड़ हुई हैं, और हम्म। कौन सी इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शनिंग हो गई है। न्यूरो फीडबैक और बायो फीडबैक से आप जान सकते हैं कि आपका नर्वस और इम्यून सिस्टम बैलेंस में है कि नहीं है। राइट। इम्यून सिस्टम की एनर्जी कितनी है, हम्म। नर्वस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, एंडोक्राइन सिस्टम की। और ये बातें अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आज का तो ये आधा भी नहीं हुआ। अभी कल हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर भी। और हाँ। लास्ट में जाते हुए एक बात कहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात तो आप समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मन के ठीक होने से ही सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, स्वस्थ आ जाता है, और मन के खराब होने से ही सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो एक जी। नया डायलॉग बनाने की जरूरत है, नया कोर्स बनाने की जरूरत है 21st सेंचुरी में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के ठीक होने से ही आप स्वस्थ हैं, और मन के खराब होने से ही आप पूरे बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो तो जुड़े ये तो रहेंगे। सच, ये तो बिल्कुल सच है डॉक्टर साहब कि आदमी जो बीमार पड़ता है वो कई बार तो अपने सोच सोच के बीमार होता है, और हमने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं।
और डे टू डे प्रैक्टिस में जब जनरल फिजिशियन से बात होती है तो कई बार अपने लोग ना व्यर्थ की चिंताओं से ही परेशान है, उसको लेके पहुंचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैं कमजोर हो गया हूँ। जैसे कि एक माँ अपने बेटे को ये बताइए खाता नहीं है, ये प्रॉपर खाता नहीं है, मेरा बेटा दुबला है, करेंगे और सब बातें तो ये कल के सब बातें एपिसोड में। होंगी और ये सब मानसिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज फिर जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे आप लोग के साथ में फेसबुक लाइव, डॉक्टर अनिल के पेज और SCG न्यूज के पेज पर। अगर आप लोग अभी आए हैं तो कल के लिए ट्यून कर लीजिए ठीक 10 बजे, तो मस्तक अपने पर दस्तक मस्तक देने पर के लिए दस्तक हाजिर हूँ। देते रहें। ठीक सब यहीं से होना है, क्योंकि बिगड़ा भी सब यहीं से है। यही से है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप दोस्तों जो भी आप यहाँ कभी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8817194979। आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। फिलहाल मिलूंगा कल सुबह 10 बजे। नमस्कार।